हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। इसका पार्ट 1 हम बना चुके हैं और अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, बिहार की गवर्नमेंट ने जो है कैमूर फॉरेस्ट को सेकंड टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए आइडेंटिफाई कर लिया है। अब ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट है आपका रोहतास के बगल वाला, जहाँ अगर आपने मोहनिया नाम सुना होगा तो मोहनिया या भभुआ रोड रेलवे स्टेशन है, वहीं पे है। देखिए, ये बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व बन जाएगा। जो फर्स्ट टाइगर रिजर्व था वो है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में, आप कमेंट करके बताएं। देखिए, जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वो लगभग 900 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और उसमें भी लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से 31 टाइगर हैं। ठीक है। टाइगर्स के अलावा वहाँ पे क्या क्या, लेपर्ड भी है, बियर डियर, फॉक्स, जैकास, ये सब हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वो बेसिकली अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है। मतलब जितना उसमें एरिया है उससे अधिक एनिमल उसमें आ गए हैं, मतलब और ज़्यादा वो एनिमल एकोमोडेट नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है, और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ रहे हैं, तो इसलिए जो है बिहार सरकार ने कैमूर टाइगर रिजर्व घोषित करने की बात की गई है कैमूर फॉरेस्ट में, ताकि कुछ टाइगर्स वहाँ पर भी शिफ्ट किए जा सकें। नेक्स्ट है मेधा दिवस। देखिए, 3 दिसंबर को हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जन्मदिन होता था। तो उसी को बिहार सरकार क्या करती है, मेधा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करती है। और कोविड की वजह से पोस्टपोन भी हुआ था। और इस दिन क्या करते हैं, यहाँ पे जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो मेरिट लिस्ट के लड़के होते हैं, जो मेरिट में आए होते हैं, टॉपर्स होते हैं, उनको क्या बिहार सरकार प्राइज़ देती है। और इसी दिन को मेधा दिवस कहा जाता है। ये जो फंक्शन होना था इस बार कोरोना की वजह से वो पोस्टपोन कर दिया गया था। अब नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है गया के बारे में। अब जो सिख लाइट इन्फेंट्री का जो रेजिमेंटल हेडक्वार्टर है, अब वो अब गया में शिफ्ट होगा। अभी तक गया में जो ओटीए था, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में, वहाँ पे जो ऑफिसर्स, जो आर्मी कैडेट्स थे, जो कैडेट्स ट्रेनिंग ले रहे थे, उन्हें अब कहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, उन्हें जो हमारा आईएमए है देहरादून में, वो अपनी ट्रेनिंग अब वहाँ से करेंगे। अब जो गया का जो एरिया है जहाँ पे ओटीए था, वहाँ पर अब क्या हो जाएगा, सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का हेडक्वार्टर बन जाएगा। आइए देखते हैं सुपौल क्यों न्यूज़ में रहा। देखिए, ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा और दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर, फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पे बन रहा है, हमारे सुपौल डिस्ट्रिक्ट में। देखिए, सुपौल का जो एरिया है ना, और स्पेशली नॉर्थ बिहार का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा फ्लड अफेक्टेड है ना। और कोसी, आप जानते हैं बिहार का शौक है। तो कोसी रिवर में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है सिल्ट की। अब देखिए, अब इसी को जो है, ये जो मॉडलिंग रिसर्च सेंटर बनेगा वो सिल्ट की प्रॉब्लम से हमें निजात दिलाएगा, इसी पे ये रिसर्च करेगा, है ना। गवर्नमेंट हर साल दुनिया भर के रिसोर्स, है ना, पैसा खर्चा करती है कि जो है ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए बाढ़ की, लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं हो पाती। प्रॉब्लम क्या कहती है, पर्टेन प्रॉब्लम रहती ही है। तो अब ये जो फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर होगा, ये उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढ के बताएगा। तो ये कहाँ पे बना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये है सुपौल में। नेक्स्ट जो है पर्सनैलिटी काफ़ी चर्चित रही है, मोनिका दास। ये ट्रांसजेंडर महिला हैं पटना से। और इन्हें क्या क्या, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जैसे मान लीजिए किसी बूथ पे अगर इलेक्शन होना है तो वहाँ पर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, पीओ। उसके बाद मेंबर 1 2 3, अगर आप इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटीज़ में आप कभी गए होंगे, या आपके फादर या कोई भी आपके जानने वाले ने इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटीज़ की होंगी, तो एक पीओ होता है, उसी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। तो पहली ट्रांसजेंडर महिला, पहली ट्रांसजेंडर जो है पीओ बनी है वो है मोनिका दास। और ये कहाँ पे बनी है, बिहार में जो असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें। और मोनिका दास जो है कैनरा बैंक में जो है एक ऑफिसर हैं, बैंक पीओ होंगी। और ये पहली ट्रांसजेंडर बैंकर भी हैं। तो सिर्फ ये पहली ट्रांसजेंडर जो है पीओ नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफिसर, इसके अलावा वो पहली ट्रांसजेंडर बैंकर भी थी। अब ये क्या करेंगी, वोटिंग का जो भी काम है उसे मॉनिटर करेंगी बिहार इलेक्शन में। अब इलेक्शन की बात हो रही है तो आइए हम लोग देख लेते हैं 17th लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट क्या रहा। देखिए, इलेक्शन रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें जानना, और मेन डिटेल जानना ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा एमएलए किस पार्टी के हैं, वो है आरजेडी के, कितने हैं, 75। सेकंड नंबर पे किसके हैं, भारतीय जनता पार्टी के, वो कितने हैं, 74। इसके अलावा अगर हम थर्ड लार्जेस्ट की बात करें तो वो है आपकी जनता दल यूनाइटेड, ये तो होगी टॉप 3। इसके अलावा आईएनसी, देखिए चारों मेजर पार्टियां हैं, आईएनसी के 19। इन चारों के आपसे पूछे जा सकते हैं कितने विधायक इस बार 17वीं लेजिस्लेटिव असेंबली में जीत करके आए। इसके अलावा जो बहुत चर्चित पार्टी रही
वो थी आपकी AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलिमीन। इन्होंने भी 5 सीटें जीती हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, और अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाए तो जो कम्युनिस्ट पार्टी की वेरिएंट्स हैं, है ना, उनमें क्या करें, वो उनके आपसे MLA पूछ लें। तो जो CPI ML है, CPI ML ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं, कितनी, 12। उसके बाद जो CPI है और CPI मार्क्सिस्ट, इन दोनों ने 2-2 सीटें जीती हैं। और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, इसने जीती हैं 4 सीटें। और एकमात्र इंडिपेंडेंट की जीत हुई है, आप कमेंट करके बताइएगा वो कौन सी जगह से जीते हैं। ये तो हो गया हमारे बिहार असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट। और भी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। देखिए, वोटिंग परसेंट रहा हमारा 57.05% ओवरऑल। इसके अलावा महिला कितनी MLA चुन के आई, 26। ये भी अगर अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा कितनी वुमेन MLA हैं इस बार। और एक जो इंडिपेंडेंस जो मैंने अभी पूछा था वो आई ये आंसर, वो है चकई से। और चकई कहाँ पर है, ये जमुई डिस्ट्रिक्ट का है विधानसभा क्षेत्र। और जीते कौन है, सुमित कुमार सिंह। जो सुमित कुमार सिंह है वो इकलौते इंडिपेंडेंट हैं जो जीते हैं। और जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं वो 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के। और इस बार देखिए, पहली वुमेन डिप्टी CM मिली है बिहार को, और उनका क्या नाम है, रेणु देवी। और रेणु देवी कहाँ से हैं, बेतिया से हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेतिया से चुनी गई हैं, बेतिया वेस्टर्न चंपारण। रेणु देवी पहली वुमेन डिप्टी CM। इसके अलावा 3-4 पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रोटेम स्पीकर कौन था, जीतन राम मांझी। ये याद कर लीजिए, सबसे जो बूढ़े होते हैं जनरली उन्हीं को प्रोटेम स्पीकर, बूढ़े का इन द सेंस जो सीनियर, और सीनियर इन द सेंस कि जितनी बार वो लेजिस्लेटिव असेंबली में आए हैं, है ना, बूढ़ा उम्र वाला बूढ़ा नहीं है। जीतन राम मांझी प्रोटेम स्पीकर बने। और जो अभी वर्तमान के स्पीकर हैं श्री विजय कुमार सिन्हा, ये जो है बीजेपी का पहली बार कोई विधायक जो है वो स्पीकर बना है बिहार में, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। बीजेपी पार्टी के हैं और स्पीकर बने हैं विजय कुमार सिन्हा। और जो सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर इस बार जो बने हैं वो है मुकेश साहनी जी। और सबसे जो ओल्डेस्ट हैं वो बने हैं ब्रजेंद्र प्रसाद यादव। अब इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं कि वो कहाँ से जीते हैं, तो इसलिए इनका वो लिखा नहीं हमने। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पब्लिक अफेयर इंडेक्स। जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स इस बार जो 2020 का हुआ, उसमें क्या था, जो सबसे बेस्ट गवर्नमेंट स्टेट था वो था हमारा केरला ना। कई बार हम लोग को आंसर नहीं भी आता तो भी हम लोग ऐसे क्वेश्चनों में केरला को टिक कर देते हैं। और जो सबसे लास्ट स्पॉट पे था वो है हमारा उत्तर प्रदेश। देखिए, हम लोग लास्ट में यूपी या बिहार को ही करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन आप गेस से भी कर सकते हैं, गेस वर्क से। अगर टॉप मतलब जो लार्ज स्टेट की बात करें तो 18 लार्ज स्टेट की लिस्ट में जिसने टॉप किया था उसका नाम था केरला। और हम बात करें बिहार की, तो बिहार की रैंक थी 16th, ये लास्ट थर्ड था। सबसे लास्ट पे तो हो गया उत्तर प्रदेश, है ना, सेकंड लास्ट हो गया आपका उड़ीसा, और थर्ड लास्ट हो गया आपका बिहार। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स में जो लार्ज 18 स्टेट थे उसमें 16th रैंक थी हमारे बिहार की, 17 थी उड़ीसा की, थर्ड और 18 थी लास्ट सबसे यूपी की। शंटू कुमार और उनकी प्रचलित फिल्म जो है 3 मिनट की शॉर्ट फिल्म मास्क, ये काफ़ी प्रचलित रही पिछले साल। इसमें क्या था देख लेते हैं। इनकी 3 मिनट की लॉन्ग फिल्म थी, ये चिल्ड्रंस के ऊपर बनी थी, और उसका नाम था द मास्क। और ये शंटू कुमार जी जो है वो सिर्फ 15 साल के हैं। और इनकी कहाँ पे टेलीकास्ट हुई है फिल्म, शॉर्टलिस्ट की गई इंटरनेशनल कोरोना शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, जो कि न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था दिसंबर 2020 में। इसमें देखिए 2 चीज़ें पता चल गई। इंटरनेशनल कोरोना शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज होता, न्यू दिल्ली में। और बिहार के शंटू कुमार हैं, उनकी फिल्म का नाम था द मास्क, वो यहाँ पर शो की गई। और इसी को भी दिसंबर में जो है चुना गया है, किसके लिए, इंटरनेशनल जूरी अवार्ड के लिए, जो कि कहाँ पर, इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल। जो इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हुआ दिसंबर में, उसमें शंटू कुमार जी की जो मास्क शॉर्ट फिल्म थी उसको चुना गया है इंटरनेशनल जूरी अवार्ड के लिए, ये भी इंटरनेशनल लेवल पे। और शंटू कुमार जी के बारे में आप जानिए, ये जो है इनके पिताजी जो हैं वो ड्राइवर हैं, ठीक है। और ये किलकारी ऑर्गेनाइजेशन की मदद से इन्होंने बनाया। और किलकारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था, ताकि जो है जो पुअर बच्चे हैं, पुअर फैमिली के जो बच्चे हैं, उनकी क्रिएटिविटी को निखारा जा सके और उसको सुधारा जा सके और उसमें मदद की जा सके। तो शंटू कुमार और उनकी फिल्म द मास्क याद रखिएगा। और क्या मिला, इंटरनेशनल जूरी अवार्ड मिला है, ठीक है, इंटरनेशनल जूरी अवार्ड। और ये कौन से उसके हैं, ये बिहार बाल भवन किलकारी ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना किलकारी ऑर्गेनाइजेशन, उसी की मदद से इनको और ख्याति मिल रही है। अब हनी FPO, देखिए हनी FPO बिहार के ईस्ट चंपारण में शुरू हो रहा है। FPO आपको पता है, आप कमेंट करके बताएं फुल फॉर्म। देखिए, जो नाफेड है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आता है, उन्होंने हनी FPO प्रोग्राम
शुरू किया था, फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया था। इसमें क्या क्लस्टर बेस्ड अप्रोच रहेगा, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से वो एफ इकट्ठे मतलब सेटअप करेंगे ताकि जो है फार्मर्स की इनकम ऑगमेंट हो, उनकी इनकम बढ़ सके। तो अभी शुरू में हनी रिलेटेड बी कीपर्स के लिए इन्होंने 5 लोकेशन पे एफ इस्टेब्लिश किए, 5 स्टेट में, है ना। इसमें एक बिहार था, और बिहार में कौन सा जिला था, ईस्ट चंपारण। इसके अलावा देख लेते हैं और कहाँ का, मुरैना जो कि मध्य प्रदेश में, भरतपुर जो कि राजस्थान में, मथुरा जो कि यूपी में, और सुंदरबन की वेस्ट बंगाल में। वो सिंपल से एक क्वेश्चन बना देंगे, 5 ऑप्शन दे देंगे या 4 ऑप्शन दे देंगे, उसे पूछ लेंगे कहाँ पर नहीं है, और ये सारे ऑप्शन दे देंगे, और एक मान लीजिए दे दिया रोहतास, तो उसमें रोहतास नहीं होगा आंसर। अच्छा, जो पहला एफ हनी का बना है वो एमपी में है। चांदन रिवर अभी काफ़ी चर्चा में आई थी, बांका डिस्ट्रिक्ट बिहार का। इसमें क्या एक एंशियंट एज स्ट्रक्चर मिला है, कहाँ पर, चांदन रिवर के अमरपुर ब्लॉक में। अब देखिए विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी भागलपुर में रही थी पुरानी, वो भी इस साइट से ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये भी कहा सकता हो सकता है कि उस ज़माने का ही हो। अब ये क्या, नदी में कुछ लोग थे, उन मतलब हटा रहे होंगे बालू वालू, तो उन्हें ये एंशियंट स्ट्रक्चर मिला, तो उन्होंने खबर दी। अब ये क्या है कि ये भी हो सकता है कि जो चांदन रिवर में जो है जो स्ट्रक्चर मिले हैं वो हो सकता है बुद्धिस्ट, उनका बुद्धिस्ट कनेक्शन कोई ना कोई हो। अभी एएसआई इस पर रिसर्च कर रही है, और बिहार के भी जाने माने लोग वो अभी रिसर्च कर ही रहे हैं इस पर कि वो एग्जैक्टली क्या था स्ट्रक्चर। अब बिहार में जो है पहला जो रबर डैम होगा वो गया में बनेगा, और किसके ऊपर, फल्गु नदी के ऊपर। अब इससे क्या होगा कि जो पानी जो होगा फल्गु नदी में पूरे साल रहेगा, और ये पूरे, इसमें लागत कितनी आएगी, 270 करोड़ रुपए की लागत आएगी, और ये पूरा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट इसे फंड करेगी। अब इससे क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी, ये इसमें नहीं लिखा है, आप चेक कर लीजिए। इसमें यह है कि जो डैम कंस्ट्रक्शन होगा वो उसकी कंपनी जो है एनसीसी कंपनी है हैदराबाद की। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है कि जो पहला रबर डैम होगा बिहार में वो कहाँ पे बनेगा, वो बनेगा गया में, और किसके ऊपर, फल्गु नदी के ऊपर। यही हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए फल्गु नदी में लोग आते हैं पितृदान के लिए गया में अक्सर हर साल, है ना। इसलिए क्या कभी कभार होता है कि लीन पीरियड में क्या पानी कम हो जाता है, अब जब ये डैम बन जाएगा तो इसमें पानी पूरे साल रहेगा। ये अपने मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, नीतीश कुमार जी का। शहनाज फातिमा, ये महिला काफ़ी प्रचलित हो गई हैं, क्योंकि ये पहली मुस्लिम महिला थी जो कि आपकी बिहार स्टेट वक्फ बोर्ड में तो अभी चुनी गई हैं, इससे पहले ये बिहार स्टेट की बार काउंसिल में भी चुनी गई थी। ये पहली महिला थी बिहार की जो कि मुस्लिम महिला थी, और बिहार स्टेट बार, पहली मुस्लिम महिला जो कि बिहार स्टेट बार काउंसिल में बनी। और इसके अलावा अभी इन्हें लास्ट ईयर बिहार स्टेट बिहार स्टेट वक्फ बोर्ड का मेंबर वो भी अनअपोस्ट चुन लिया गया है, इसलिए ये भी न्यूज़ में आई। शहनाज फातिमा, ये पहली जो है फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी हैं बिहार की, सिग्नेचर एक्सपर्ट भी हैं बिहार की, तो बहुत सारी चीज़ों में फर्स्ट हैं शहनाज फातिमा, ये ध्यान रखिएगा। बिहार जो है ये पहला स्टेट बन जाएगा कंट्री में जो कि इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करेगा, है ना। अब ये जो इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी होगी बिहार स्टेट की, वो बेसिकली इन कॉन्सोनेंस किसके साथ, जो नेशनल पॉलिसी बायोफ्यूल की है जो 2018 में आई थी, उसी को ध्यान रखते बनाई गई है, उसी को ये इम्प्लीमेंट करेगी। अब इसमें क्या है, ग्रांट मिलेगा, है ना, जो इन्वेस्टर होगा उसको 15% जो है सब्सिडी मिल जाएगी, मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देगी सरकार, है ना। और इसके अलावा और भी कई सारे नए एग्जम्पशन मिलेंगे, जैसे स्टैम्प ड्यूटी को नहीं देना होगा इनको, है ना, रजिस्ट्रेशन नहीं देना होगा, लैंड कन्वर्जन फ़ी नहीं देनी होगी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं देनी होगी, ये सब रीइम्बर्स हो जाएगा अगर दे दी होगी तो। इसी तरह ताकि क्या है हमारे यहाँ जो ये है आपकी इथेनॉल वगैरह ये और प्रचलित हो। इसके अलावा SC ST EBC और महिलाओं को भी तरह तरह की रियायतें दी गई हैं। इसके अलावा डिफरेंशियली एबल्ड को, एसिड टैक्स सर्वाइवर को, सबको इनको मिलेगी 15.75% सब्सिडी, और बाकी नॉर्मल लोगों को 15% सब्सिडी, इनको मैक्सिमम 5.25 करोड़। पूर्णिया, पूर्णिया अभी क्यों न्यूज़ में रहा, और स्पेशली मरंगा, है ना, जो फ्रोज़न सीमेन स्टेशन है, ये अपने देश से काफ़ी बड़ा है, सबसे बड़ा भी कहा जा सकता है इसे। ये मरंगा पूर्णिया में बन रहा है, किसके तहत, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। और इसमें जो है पूरा कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, है ना। वो गया वाली बात जो आपका फल्गु नदी पे रबर डैम बन रहा है, उसमें कंट्रीब्यूशन आप चेक कर सकते हैं, वैसे कंट्रीब्यूशन पूछा नहीं जाएगा। अब देखिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है 2014 में लॉन्च किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब आया था, है ना, 7 साल हो जाएंगे। और बेसिकली इंडिजिनस व्हीट को
कंजर्व करने के लिए और उनको डेवलप करने के लिए बनाया गया था। अब यहाँ क्या है, फ्रोजन सीमेन रखे जाएंगे बैलों के, है ना, और जो भैंसों हैं उनके, ताकि इंसेमिनेशन के थ्रू जो है अच्छी नस्ल की गाय भैंस पैदा हों। बोनांजा एयरक्राफ्ट, ये भी न्यूज़ में रहा है ना, जो पटना के लोग होंगे जो अभी जू गए होंगे उन्हें पता भी होगा, ये काफ़ी 40 साल पुराना है और अभी यूज़ में नहीं था, तो इसे क्या पटना जू में रख दिया गया है ताकि लोग वहाँ पे आएँ और उसके साथ सेल्फी वगैरह खींचें और खुश हो जाएं। ठीक है, बोनांजा एयरक्राफ्ट, आप बस ये नाम याद रखिए, बोनांजा क्या है, एयरक्राफ्ट, और कहाँ रखा गया, पटना में जू में, है ना। उसका नाम क्या है, फुल नाम आप कमेंट करके बताएं। देख लेते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 का। देखिए, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट जो थी वो किसने प्रेयर किया, ये इंपॉर्टेंट है, राजेश के पिलानिया। ये बेसिकली प्रोफेसर है एमडीआई के, जो कि गुड़गांव में है। एमडीआई के प्रोफेसर राजेश के पिलानिया, इन्होंने क्या किया, हैप्पीनेस रिपोर्ट प्रिपेयर की। ये पहली थी हैप्पीनेस रिपोर्ट जो कि इंडिया के स्टेटों को लेकर के बनाई गई थी। अब इसमें क्या है, मिजोरम जो था वो टॉप पे आया, उसके बाद सेकंड पे पंजाब आया, थर्ड पे आया अंडमान। ठीक है, और बिहार जो है, बिहार जो है वो 25वीं पोजीशन में। ठीक है, बिहार की रैंक याद करिए। इसके अलावा ई ओ डी बी, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो इंडेक्स थी, उसमें बिहार की 26वीं रैंक थी, है ना। यहाँ पे हैप्पीनेस में 25वीं और बिजनेस में 26वीं, ये ध्यान रखिएगा। और इस सर्वे को जो है 6 कंपोनेंट थे हैप्पीनेस के, क्या क्या, वर्क, रिलेशनशिप, हेल्थ, फिलेंथ्रॉपी, रिलीजियस स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन और इम्पैक्ट ऑफ कोविड। तो इम्पैक्ट ऑफ कोविड को भी ध्यान में रख करके हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया गया है। अब देख लेते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या हाल रहा बिहार का। देखिए, जो टॉप स्टेट थे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में या स्टेट फॉर्म एक्शन के थ्रू 2019 में, वो थे आंध्र प्रदेश, सेकंड पे यूपी था, थर्ड पे तेलंगाना था। ये इंपॉर्टेंट है, यूपी सेकंड रैंक पे था। और बिहार की इसमें क्या आई, 26वीं रैंक। टोटल हमारे 36 स्टेट ड्यूटी मिला करके उसमें जो है बिहार की रैंक आई 26। और ये जो रैंकिंग आई है किसके ऊपर बेस्ड है, BRAP, जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है 2018-19 का, उसके ऊपर। उसमें क्या है, लगभग 180 रिफॉर्म पॉइंट हैं, जिसमें 12 बिजनेस रेगुलेटरी एरियाज़ हैं, जैसे एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, सिंगल विंडो क्लियरेंस, लेबर, एनवायरनमेंट एट्सेट्रा। तो आज हम यहीं तक देखेंगे और बाकी जो इंपॉर्टेंट बच जाएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू।